स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 7 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़, हम मिलेंगे पेंटेड लेडी बटरफ्लाई से। यहाँ से प्रीलियम का क्वेश्चन बन सकता है। ये बटरफ्लाई थ्राइव कर सकती है डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में, चाहे हो टेम्परेट ग्रासलैंड हो, चाहे हो डेजर्ट हो। हमें ये फाउंड होती है एवरी कॉन्टिनेंट में, बस ये हमें नहीं मिलती है अंटार्कटिका में एंड साउथ अमेरिका में। यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है। ये ट्रैवल करती है अप टू 15,000 किलोमीटर एक सिंगल माइग्रेटरी साइकिल में। ये ऐसा इंसेक्ट है जो अर्थ पे माइग्रेशन का लंबा रूट यूज़ करता है। ये स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स है और कैपेबल है डेवलपिंग वेरी हाई स्पीड्स एंड फ्लाइंग वेरी हाई। इसकी जो मसल्स है उन्होंने खुद को एडप्ट कर लिया है लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए। अगर इसका ओरिजिन क्या है ये हमें समझना है, तब उसके एंड ऑफ लाइफ साइकिल पे हम स्टडी कर सकते हैं उसके विंग्स का और समझ सकते हैं ये इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ और किस किस क्षेत्र से ये फ्लाई करके यहाँ पे आई है। ये जो बटरफ्लाई की विंग्स है इसमें रिटेन रहता है स्टेबल आइसोटोप को, जो हाइड्रोजन है एंड स्टोरिनियम है। ये ऑब्जर्व करते हैं लार्वा को, जिसमें से फूड एंड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं। इनके जो विंग्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, हो सके यहाँ से प्रीलियम की लाइन बने। इनके विंग्स प्रिजर्व करते हैं आइसोटोपिक सिग्नेचर को उनके बर्थ प्लेस से। पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम चलेंगे तमिलनाडु रामेश्वरम, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है और GS3 में एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज कनेक्ट करता है रामेश्वरम को एंड रामनाथपुरम को। रामेश्वरम एक आइलैंड है तमिलनाडु कोस्ट पे और रामनाथपुरम एक मेनलैंड है। इस ब्रिज को बनाया है रेल विकास निगम लिमिटेड ने। यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है पंबन ब्रिज किसने डेवलप किया। वो डेवलप किया है, कंस्ट्रक्ट किया है रेल विकास निगम लिमिटेड। इसकी टोटल लंबाई आती है 2.08 किलोमीटर, जिसको हमने बनाया है पार्क स्ट्रीट पे, जिसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट उसको उठाई जाती है 17 मीटर तक, और उसके नीचे से शिप को एक स्मूथली पैसेज मिल जाता है। इस वजह से हम शिप मूवमेंट साथ ही रेल मूवमेंट को एक अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट मिलता है नेशनल हाईवे नंबर 40 का, जो शुरू होता है वलजाहपेट चेन्नई के पास से और जाता है आंध्र प्रदेश के बाउंड्री तक। हो सके इस पे क्वेश्चन बने, नेशनल हाईवे नंबर 40 कहाँ है, किसको कनेक्ट करता है। ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। हम देखते हैं जो पार्क स्ट्रीट है ये हाईली कॉरोसिव इन्वायरमेंट है यहाँ का, तो हमने ब्रिज में ऐसे स्टेनलेस स्टील को यूज़ किया है एंड हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट को यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे लिए 4 ब्रिज देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आता है चेनाब रेल ब्रिज, ये दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो आता है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आता है अटल सेतु, यह आता है मुंबई में एंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, यह आता है वेस्टर्न पार्ट में। थर्ड आता है बोगी बिल ब्रिज, ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, जिसको बनाया है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आसाम में, यह आता है इस साइड में। और हमने अभी जो देखा पंबन ब्रिज, पंबन रेल ब्रिज, ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो आता है साउथ में। अब चलते हैं आगे। कलियट्टम, यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है। कथिरनूर वीरन थय्यम, थय्यम एक फोक डांस है जो आता है केरला में। यहाँ पे एक फेस्टिवल का नाम हमें मिलता है कुलियाडू अदवापुरम वयल काऊ कलियट्टम फेस्टिवल, जो आता है केरला में। जो ये थय्यम सीजन होता है वो शुरू होता है अक्टूबर में एंड एंड होता है मई और जून तक।
तो हो सके इस पे प्रीलिम की लाइन बने कलियट्टम या थेय्यम। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। आज है 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे। आज के 2 आर्टिकल हेल्थ पर फोकस करते हैं। भारत की एक बड़ी एम्बिशन है, हमें बनना है ग्लोबल पावर हाउस, साथ ही बनना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पर हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, वो है साइलेंट एपिडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये थ्रेट कर सकता है हमारे इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एम्बिशंस को। आज हम देखते हैं जो एनसीडी है, ये लीडिंग कॉज है डेथ। अगर हमें एक सिक्योर एंड हेल्थी एंड प्रॉस्परस फ्यूचर चाहिए तो इंडिया को अर्जेंटली फोकस करना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माइंडसेट पे। मतलब डिसीज होने से पहले ही हमको उसको रोकना चाहिए। जैसे जैसे एनसीडी बढ़ रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये हमारी इकोनॉमी में दिख रहा है। हम देखते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज है उनका इन्फेक्शन हमने अब तक कंट्रोल कर लिया है, बट उसको ओवरटेक कर लिया है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ने। कुछ क्रोनिक कंडीशंस जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, कैंसर्स, क्रोनिक लंग डिसीज एंड स्ट्रोक, ये हर साल कम से कम 5 मिलियन to 6 मिलियन इंडियन को किल कर देते हैं। आज हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन ये इंक्रीज हो रही है, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना इस एनसीडी का पड़ सकता है। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है एनसीडी का, इस वजह से जो हमारे वर्कर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है, उनका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। एक स्टडी आई थी, उन्होंने कहा था जो एनसीडी है वो कम कर सकती है इंडिया के जीडीपी का 5 to 10%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्होंने एक स्टडी की और प्रोजेक्ट किया। उन्होंने कहा बिटवीन 2012 एंड 2030 तक जो एनसीडी है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये लॉस कर सकते हैं इंडिया का 3.5 ट्रिलियन to 4 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी का। जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अनहेल्थी डाइट्स है, टोबैको एंड अल्कोहल का यूज़ है, साथ ही पोल्यूशन है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ये सबसे बड़े कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के। हम देखते हैं अबाउट 80% जो प्री मैच्योर हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है या डायबिटीज़ है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग लाइफस्टाइल फैक्टर। हमारी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आज भारत में कम से कम 22 to 23% जो एडल्ट है उनका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है। हमें इसको रोकने की ज़रूरत है। हम फिजिकल एक्टिविटी को हमारे डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। हम कर सकते हैं हेल्थी डाइट जिसमें फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन्स हो, जिसमें कम हो शुगर, सॉल्ट एंड अनहेल्थी फैट्स। जो एयर पॉल्यूशन है, एक हेल्थ इमरजेंसी हमारे सामने आ रही है जो इम्पैक्ट कर रही है रेट्स को ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलिमिनरी डिसीज को, लंग कैंसर, और उससे हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे। साल में या 6 महीने में हमें रेगुलर हमारे हेल्थ का चेकअप करना चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इस वजह से हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं टाइमली इंटरवेंशन के लिए। हम कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, अगर बाद में कोई स्ट्रोक ना बन जाए, या हम रिमूव कर सकते हैं प्री कैंसरियस पॉलिप को, कहीं बाद में वो कोलन कैंसर ना बन जाए। हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं मैमोग्राम का ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या फिर एचपीवी टेस्ट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। अब क्वेश्चन बन सकता है एचपीवी टेस्ट सर्वाइकल कैंसर पे। हेल्थ सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, उसमें से ऐप हो, या कोई वेरिएबल गैजेट हो। हम बिग डाटा का यूज़ कर सकते हैं, एक गेम चेंजर बन सकता है हमारे लिए, जिसमें रोल आ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन प्रेडिक्टिव हेल्थ मॉडलिंग में। यह हमारे लिए सपोर्ट कर सकता है डायग्नोस्टिक्स, फॉर इंस्टेंस जैसे मशीन लर्निंग मॉडल जो स्कैन करे एक्सरे को या फिर सीटी स्कैन, जो डिटेक्ट कर सकता है अर्ली लंग नोडल्स को या फिर अर्ली साइंस ऑफ फैटी लीवर को। पर ऐसा ना हो जाए कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के इस पे
जो एग्यूमेंटेड एआई है ये हमेशा ह्यूमन रहे, कॉम्पेशनेट रहे, साथ ही पेशेंट सेंट्रिक रहे। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल भी काफ़ी बड़ा है। कुछ इनिशिएटिव आते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी, और हमने इसके अंदर बनाया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जन आरोग्य मंदिर, जहाँ पे फोकस होना चाहिए स्क्रीनिंग का एंड प्रिवेंटेशन का। पब्लिक पॉलिसी को हमें हेल्थ ओरिएंटेड बनाना है। हम अर्बन प्लानिंग ऐसे करेंगे जहाँ पे ग्रीन स्पेस सबको मिले एक्सरसाइज करने को। जो हमारा स्कूल का करिकुलम होता है उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे हेल्थ को, न्यूट्रिशन को। जो हमारे फूड इंडस्ट्री रेगुलेशन होते हैं हम इनको इनकरेज करेंगे रिड्यूस सॉल्ट एंड शुगर को। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, PYQ। ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी के EPFO एग्जाम में 2023। क्वेश्चन पूछ रहा है ई संजीवनी एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सर्व विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये है हमारा प्यारा इंडिया, और जो हमारा रूरल बैकग्राउंड है, हिली एरिया है, डिजर्ट एरिया है, गांव में दूर दराज में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहती है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सबको मिले। तब उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया ई संजीवनी। आप वीडियो या ऑडियो के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कहीं भी डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हो। आपके क्या इश्यूज़ है, डॉक्टर आपको उस पर प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ई संजीवनी ये प्रमोट करता है यूज ऑफ टेले मेडिसिन। अभी जो आर्टिकल हम देखेंगे यहाँ से हमारे कुछ प्रीलिम के पॉइंट कवर होते, हो सके एक मेंस का क्वेश्चन बने। आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 2025 की थीम है हेल्थी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है या फिर एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इस थीम पे। भारत की जो प्रगति है हेल्थ सेक्टर में वो अच्छी है, जैसे आयुष्मान भारत जिसमें आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो ऑफर करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू मोर देन 500 मिलियन बेनिफिशरीज को। इसके अंदर में आता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये इंप्रूव करता है प्राइमरी केयर को। पर इतना हो के भी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस है, जैसे स्टाफ की शॉर्टेज है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हमारे पास उतनी नहीं है, और इरेगुलर मेडिसिन का सप्लाई है। हम देखते हैं भारत की 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, पर वहाँ पे हार्डली 30 to 40% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हमें एड्रेस करना है इस डिस्पैरिटी को। हमें चाहिए मोर इन्वेस्टमेंट इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में, और इंकरेज करना चाहिए मेडिकल प्रोफेशनल को, डॉक्टर को, आप जाइए और जो अंडर सर्व एरिया है, रीजन है, वहाँ पे अपनी सर्विस दीजिए। हम पॉलिसी सपोर्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, एंड डिजिटल इनोवेशन कर सकते हैं, जैसे टेली मेडिसिन। ये क्रूशल बन सकता है डिसेंट्रलाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। हमें एड्रेस करना है डिसीज बर्डन को। इंडिया फेस कर रहा है डुअल बर्डन ऑफ परसिस्टेंट इन्फेक्शन डिसीजेस, साथ ही राइज हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो डिसीज का बर्डन है हमें ड्यूअल चैलेंज फेस कर रहा है, जैसे इन्फेक्शन डिसीज बढ़ रहे, साथ ही NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो हमारी लाइफस्टाइल है, पुअर डाइट से टोबैको, जो हमारी कंडीशन है डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, कैंसर, ये उसके पीछे कारण है। हम देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। उन्होंने कहा 35% चिल्ड्रन अंडर 5 स्टंट है। 57% वुमन हमारे पास इंडिया में जिनकी एज आती है 15 to 49, ये एनेमिक है, उनके ब्लड में आयरन का मात्रा कम है। ये इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करते हैं ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को, जिसमें आता है पावर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर सैनिटेशन एंड जेंडर इनइक्वलिटी। गवर्नमेंट ने इस पर अच्छा काम किया है। हम देखते हैं पोषण अभियान एंड ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो टारगेट करते हैं मॉल न्यूट्रिशन को। पर हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्गर डाटा ट्रैक, हमें साथ में लेना चाहिए कम्युनिटी को, और मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम देखते हैं जो हमारा पब्लिक हेल्थ फंडिंग है बजट का, ये काफ़ी कम है। अभी जो बजट आया है उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए हमने सिर्फ अलोकेट किया है टोटल बजट का
1.97%, ये तो 2% भी नहीं है। साथ ही जो हमारा वीकर सेक्शन है उनको फेस करना होता है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिस वजह से कम 55 मिलियन इंडियंस को हर साल ये पॉवर्टी में धकेल देता है। हमें शिफ्ट करना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, जिसमें स्क्रीनिंग हो सकती है, स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम हो सकते हैं एंड पब्लिक हेल्थ कैंपेन हो सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं डिजिटल हेल्थ को। इंडिया की जो प्रोग्रेस है डिजिटल हेल्थ में वो अच्छी है। हमारे कुछ प्रोग्राम आते हैं जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड ई संजीवनी। आपका सारा डाटाबेस इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहेगा, जिन्होंने कलेक्ट किया है 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन को। हमारे लिए एडवांटेज बन सकता है डिजिटल हेल्थ केयर का, लेकिन ये इवनली स्प्रेड होना चाहिए। आज 37% जो रूरल हाउस होल्ड है उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पर नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स इनके पास अभी भी डिजिटल स्किल नहीं है जो हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं टेली हेल्थ सर्विसेज को। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए रूरल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो फ्रंट लाइन वर्कर काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए एंड इंप्लीमेंट करना चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को। आज हमारा जो हेल्थ ऑब्जेक्टिव है हमें कवर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को, जो फोकस करता है गुड हेल्थ पे एंड वेल बींग। दुनिया में जो डेवलप नेशंस है उनका फोकस रहता है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यूनिवर्सल इंश्योरेंस पे, साथ ही अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन पे, जहां आज हमें फोकस करना चाहिए। हेल्थ के साथ फिजिकली हेल्थ के साथ मेंटली हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने शुरू किया है टेले मानस हेल्पलाइन एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। अगर क्वेश्चन आता है हम ये सारे पॉइंट वहां पे लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, हम चलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमें पता है यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है वो बस 2 टर्म तक वाकई प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्या कोई थर्ड ऑप्शन उनके पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये इस आर्टिकल का मेन फोकस है। हो सके या से प्रीलिम का क्वेश्चन बने या GS2 में कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बने। जब फर्स्ट टाइम 1719 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट पूरे हुए, सेकंड टाइम पूरा हो गया टर्म का। उन्होंने कहा अब नहीं, मुझे 2 टाइम मिला ये पद, मैंने अच्छा काम किया, अब मैं जा रहा हूं। उसके बाद 1951 में 22nd अमेंडमेंट हुई थी यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने फिक्स किया था 2 इलेक्टेड टर्म्स यूएस प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। क्या ये स्टार्टिंग में था या बाद में अमेंड किया 2 टर्म रिस्ट्रिक्शन? क्योंकि 1933 एंड 1945 के बीच में वाकई जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये तो अपनी टर्म 4 टर्म तक लेके गए थे। तो उन्होंने ब्रोक किया था 2 टर्म अनरिटन एक प्रेसिडेंट को, जिसको सेट किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। अब यहां से हमें एक सेकंड पॉइंट मिलता है वीपी लूफोल। हो सके इस पे प्रीलिम की लाइन बनी। क्या है वीपी लूफोल? हम देखते हैं जो 22nd अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने रोक लगा दी है 3rd टर्म पे यूएस के प्रेसिडेंट पे। लेकिन इनडायरेक्टली इसमें से एक प्रपोजल आता है। प्रपोजल आता है अगले टर्म में 2028 में वहां पे 2 कैंडिडेट रहेंगे, एक प्रेसिडेंट के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तब बन सकते हैं जो टर्म है वहां पे 2028 में वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं और प्रेसिडेंट कोई अदर बन सकता है। अगर तब प्रेसिडेंट रिजाइन दे देते तो इस वाइस प्रेसिडेंट को चांस है वो ना प्रेसिडेंट बन सकते हैं उनके रिमेनिंग टर्म के लिए। हो सके इस पे क्वेश्चन बने। पर उसके पहले वहां पे आती है 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर इसको बैन किया है। उन्होंने कहा अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। इनके पास थर्ड ऑप्शन आता है, फिर ये मेंबर बन जाए, स्पीकर बन जाए हाउस के, जिनका लोअर हाउस आता है यूएस के पार्लियामेंट का। अगर वहां पे
यूएस के प्रेसिडेंट अनअवेलेबल नहीं है, उसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे नहीं है, तब थर्ड ऑप्शन मिलता है वहाँ के हाउस के स्पीकर को कि आप अब देश संभालो, आप प्रेसिडेंट बन जाओ। जैसे इंडिया में होता है ना, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके काम कर सकते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो काम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आता है यूनाइटेड स्टेट में। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तब वहाँ का जो कांग्रेस है तो वहाँ के स्पीकर प्रेसिडेंट बनते हैं। और उनके पास एक ऑप्शन भी मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पास, उन्होंने रिपील करना चाहिए 22nd अमेंडमेंट को, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 आता है। ये कहता है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को बुलाना चाहिए या सीनेट को, और आपको चाहिए 2/3 वोट दोनों हाउस में। उसके बाद आपको 2/3 जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनसे भी पूछना चाहिए, और उनके बाद रेटिफाई करना चाहिए 3/4 ने, जो स्टेट आते हैं 50 स्टेट ने। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम का भी और मेंस का भी। अब आते हैं इस PYQ पे। ये क्वेश्चन आया था 2015 की प्रीलिम में। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बिलीव टू बी कंपाइलेशन ऑफ, अब इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, संग बाय वुमन, इसलिए मैंने हिंदी में वहां पे ले लिया। निम्नलिखित में से किस एक बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है? इसका मतलब इसमें से क्या स्रोत है जिनको वुमन गाते हैं, संग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, सुमंगल विलासिनी, थेरी गाथा, स्त्री धर्म पद्धति एंड ऋतुसंहार। और ये हमारा आंसर कवर होता है 12th की NCERT में, हिस्ट्री के। सुमंगल विलासिनी नहीं है, ये तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है जिसको लिखा है अशोक घोष ने। एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है दिग्घ निकाय, ये उसकी कमेंट्री है, सुमंगल विलासिनी। जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर होते हैं, भिक्षु एंड भिक्षुनी, भिक्षु, और अगर इन्होंने कुछ लिखा है और कुछ गा रहे, इनको कहते हैं थेर। और भिक्षुनी होंगी, इनको कहा जाता है थेरी। इन्होंने कुछ राइटिंग की है या कुछ कविता लिखी है या कुछ इनको गाना है, तो इसी को आता है थेरी गाथा। यहां से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा आंसर यहाँ पे मिलता है। थोड़ा आता है स्त्री धर्म पद्धति, एक स्त्री ने अपनी लाइफ में कैसे रहना चाहिए, इस बुक का मेन फोकस है। और थोड़ा आता है ऋतुसंहार, ये तो कालिदास की कविता है, कालिदास, जो आती है संस्कृत लैंग्वेज में। हो सके इस पे प्री का क्वेश्चन बने, ऋतुसंहार, कालिदास एंड संस्कृत। अब आते हैं इस न्यूज पे। हम चलेंगे अनुराधापुर। अनुराधापुर ये श्रीलंका की एनिशियंट कैपिटल थी। यहाँ पे हमें एक ट्री मिलता है जिसका नाम है, माफ कीजिए, यहाँ पे एक टेम्पल मिलता है जिसका नाम है जया श्री महाबोधि टेम्पल। और ऐसा कहा जाता है जब कलिंगा वार हुआ था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भेजा विविध क्षेत्रों में। श्रीलंका में उन्होंने भेजा अपनी लड़की जिनका नाम था संघमित्रा, और लड़का जिनका नाम है महेंद्र। आज जो जय श्री महाबोधि टेम्पल है श्रीलंका में, वहाँ पे एक बोधि ट्री है, और ऐसी मान्यता है वो जो बोधि ट्री है उसका जो प्लांट था वो आया था आज के बोध गया से, जिसको लेके कहते हैं थेरी, थेरी संघमित्रा, डॉटर ऑफ एम्परर अशोका। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हम चलेंगे ताशकंद, ये आता है उज़्बेकिस्तान में। वहाँ पे एक 150 असेंबली हो रही है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, GS2 में मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है
ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स की, जो शुरू हुई थी 1889 को। काम है प्रमोट करना पीस थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। दुनिया भर के जो पार्लियामेंट्स है उनके मेंबर एक जगह आते हैं और डिस्कशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, जिसमें टोटल 182 मेंबर्स है एंड 15 एसोसिएट मेंबर्स है। ये फैसिलिटेट करते हैं पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को और इंपावर करते हैं पार्लियामेंट को एंड पार्लियामेंट्रियंस को। आप प्रमोट कीजिए पीस को, डेमोक्रेसी को एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड वर्ल्ड को। इनका स्लोगन है, हो सके इस पे प्रीलिम की लाइन बढ़े, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। और इनका जो मिशन है, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, प्रमोट करना डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज को, वर्क फॉर पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एम्पावरमेंट, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू पब्लिक पॉलिटिकल डायलॉग, कोऑपरेशन एंड पार्लियामेंट्री एक्शन। इसका जो फंडिंग मैकेनिज्म है, इसको मेंबर कंट्री फंड करती है। इसका हेडक्वार्टर आता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।